डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के जो फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड लेसन है राजनीतिक संस्कृति, उनके बारे में। राजनीतिक संस्कृति में अपन ने कुछ सामान्य बातें कल की कक्षा के अंदर पढ़ी थी, जिसमें राजनीतिक संस्कृति का जो अर्थ है कि किसे राजनीतिक संस्कृति किसे कहेंगे, और राजनीतिक संस्कृति के बारे में अपन इनकी चर्चा करने के बाद जो आगे का अपना आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति व लोकतंत्र। लोकतंत्र में जो आपसी संबंध है उनके बारे में अपन अभी देखेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति है, उसका लोकतंत्र के साथ किस प्रकार से सुदृढ़ संबंध है, उसको देखने के लिए अपन को देखना होगा सबसे पहले इस राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के बारे में। जो ये राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो मुख्यतः इस बात पर बल देती है कि जो एक प्रकार से जनता के अपने समाज के अंदर जो मूल्य हैं, उनकी विश्वास है, उनकी कुशलता है, विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था पर इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है वो किस पर रहता है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर रहता है। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं राजनीतिक संस्कृति के अंदर व्यक्ति के जो राजनीतिक व्यवहार हैं उनको देखा जाता है। तो जो अपने राजनीतिक व्यवहार हैं, व्यक्ति के जो राजनीति के प्रति मूल्य हैं, उनके विश्वास हैं, उनका दृष्टिकोण है, वो पूरा का पूरा अपन अच्छे से जानते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। इसी संबंध में इसके बारे में अनेक विचारकों के अनेक मत रहे हैं, जिसमें अपन ने अच्छे से जानते हैं कि जो अनेक विद्वान हुए हैं, जो विचारक हुए हैं, उन्होंने अपने अपने देश की जो राज व्यवस्था है उसको आदर्श मानते हुए उनका अध्ययन किया। वहाँ की राज व्यवस्था का जो स्थायित्व है, स्थायित्व या उनका जो अस्थायित्व है उनके बारे में, कि वहाँ की राज व्यवस्था किस प्रकार से स्थिर रही, किस प्रकार से उनकी अस्थिरता के कारण। तो ये सब की सब बातें अपन देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं जो दो विश्व युद्ध हुए थे, प्रथम वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसके अंदर अपन अच्छे से जानते हैं विभिन्न देशों की जो राज व्यवस्था है, उनकी जो एक प्रकार से प्रशासनिक या उनके प्रशासन की संचालन की जो प्रक्रिया है उनके बारे में अपने सामने तथ्य आए थे, जिसमें अपन ने देखा इन दोनों विश्व युद्धों के बाद में, जहां एक और ब्रिटेन और दूसरी ओर अमेरिका, वहां की जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था, वो एक प्रकार से स्थायी रही, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का भावार्थ वहाँ की जो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो नष्ट नहीं हुई। इसके अपोजिट जो यूरोप के कुछ देश थे, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं स्पेन आता है, इटली आता है, जर्मनी आता है, उनकी राज व्यवस्था में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूर थी, लेकिन उसमें कुछ उप संस्कृतियाँ थी, और उनकी उप संस्कृतियों की वजह से अपन अच्छे से जानते हैं वहाँ की जो राज व्यवस्था है उसमें कुछ हिंसक घटनाक्रम हुए। यानी संविधानवाद के साथ साथ वहाँ पर क्या हुए, हिंसक घटनाक्रम भी हुए, जिसकी वजह से वहाँ की जो राज व्यवस्था है उसमें परिवर्तन हुआ। वहाँ की जो पहले की जो राज व्यवस्था थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो इसका अपन बिल्कुल इस प्रकार के अध्ययन से अपने को बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि जो राजनीतिक संस्कृति है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर रहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और उसके व्यवहार के अध्ययन के अनुसार ही अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जाती है तो उसी का नाम क्या है, राजनीतिक संस्कृति है।
और अपन अच्छे से जानते हैं 1950-60 के दशक के बाद जो नवोदित राष्ट्र हुए, जो पहले गुलाम थे, जो शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन थे, वो एक प्रकार से नए रूप से स्वतंत्र होकर उभरे और वहाँ पर एक संवैधानिक प्रोसेस के तहत राज्य व्यवस्था का संचालन किया गया था शुरुआत के अंदर। लेकिन वहाँ पर जो राज्य व्यवस्था स्थापित की गई थी वो राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम की जो अवधारणा है उसके अनुसार नहीं की गई थी, तो वहाँ की राज्य व्यवस्था है वो एक प्रकार से नष्ट हो गई। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक स्वस्थ और एक अच्छा लोकतंत्र वहीं विकसित हो सकता है जहां अपने समाज क्या हो, उचित और उपयुक्त हो, और वहां की राज्य व्यवस्था किसके अनुसार स्थापित की गई हो, राजनीतिक संस्कृति के आधार पर स्थापित की गई हो। और इसी के साथ अब आगे अपन देखेंगे इस राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र से आगे, क्योंकि ये तो अपना एक क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र में आपस में किस प्रकार से संबंध है। तो राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के अंतर्गत गहरा संबंध है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति इस बात पर बल देती है, या इस जो ये राजनीतिक संस्कृति जो अवधारणा है वो इस बात पर बल देती है कि किसी क्षेत्र की राज्य व्यवस्था की स्थापना अगर राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम के तहत होती है तो वो उसमें वहाँ पर स्थायित्व की भावना आती है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत व्यक्ति के विचार, उनके भाव, उनके मनोवेग, उनकी मनोवृत्ति, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और उन्हीं के साथ उसी के अनुसार अगर वहाँ पर राज्य व्यवस्था स्थापित की जाती है या वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की जाती है तो वो क्या होगी, स्थायी होगी। और अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसमें स्थायित्व का भाव नहीं देखने को अपने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के अंदर आपस में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। इससे आगे अगर अपन देखते हैं वो देखेंगे राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। राजनीतिक संस्कृति के प्रकार के अंदर मुख्य रूप से जो राजनीतिक संस्कृति के प्रकार हैं वो दो हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो है अभिजन संस्कृति, अभिजन संस्कृति, और जो दूसरी है वो है जनसाधारण की संस्कृति। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है कि अभिजन संस्कृति से आप क्या समझते हैं और जनसाधारण की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो अभिजन संस्कृति है वो राज्य व्यवस्था का वह हिस्सा है जिसके अंदर राज्य व्यवस्था में एक निश्चित लोगों का क्या होता है, समूह होता है जो सत्ता का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सत्ता के अंदर जिन लोगों का वर्चस्व होता है, जिन के द्वारा सत्ता का संचालन किया जाता है, इस प्रकार का एक जो छोटा वर्ग समूह है अपने सामने उभर कर सामने आता है, वो किसका हिस्सा है, अभिजन संस्कृति का है। और जनसाधारण में नाम से स्पष्ट हो रहा है सभी लोगों का, एक प्रकार से जिसमें जनसाधारण की मनोवेग की जो भावनाएं हैं, उनके भाव हैं, उनके विचार हैं, उनको देखते हुए अगर किया जाता है तो वो कौन सी संस्कृति है, जनसाधारण की संस्कृति। इसी के साथ अनेक विचारक भी हुए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अनेक प्रकार में इस राजनीतिक संस्कृति को डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है आमंड। आमंड ने जो राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार बताए थे वो 4 बताए थे। आमंड के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रकार थे, जिसमें सबसे पहला था एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। इस एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया जो एंग्लो अमेरिकी, जहाँ यहाँ बात आती है एंग्लो ब्रिटेन की और अमेरिका, उस प्रकार के जो देश थे जहाँ पर एक उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, जो एक सामंजस्यकारी व्यवस्था की स्थापना में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, तो वो आती थी एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा था वो था
द्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था। यूरोपीय जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अंदर भी उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के अनुसार ही राज्य व्यवस्था को कायम किया गया था, लेकिन उसमें भी अनेक प्रकार के कुछ परिवर्तन अपने को देखने को मिले। वो देखने को इस मिले कि इसके अंदर कुछ अनेक उप संस्कृतियाँ उभर कर अपने सामने आई, जिससे यहाँ पर कुछ हिंसक घटनाएं हुई, जिसका उदाहरण अपन स्पेन, इटली, जर्मनी आदि देख सकते हैं। तो उसको आमंड व पावेल ने रखा था महाद्वीपीय यूरोपियन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, और एंग्लो ब्रिटेन अमेरिकी राज व्यवस्था के अंतर्गत जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसकी राज व्यवस्था को रखा था। और तीसरा जो बताया था इन्होंने, वो बताया था गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था। इसके अंतर्गत जो तीसरी दुनिया के देश कहलाए थे, जो अपन कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो नवोदित राष्ट्र के रूप में उभर कर आए थे, जो पहले उपनिवेशवाद के तहत अपने सत्ता का संचालन कर रहे थे, या अपन कह सकते हैं कि वो किन्हीं शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन अपनी राज व्यवस्था का संचालन करते थे। तो उस प्रकार की जो व्यवस्था थी उसको आमंड ने किसके अंदर रखा? गैर पश्चिमी। नाम से स्पष्ट हो रहा है पश्चिम के देशों को छोड़कर जो पूर्व में थे, मुख्यतः एशिया और अफ्रीका के जो नवोदित राष्ट्र थे, जो उस समय के तात्कालिक स्वतंत्र हुए थे, जो शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन थे। और चौथा बताया था, वो बताया था सर्वाधिकारवादी। सर्वाधिकारवादी के अंतर्गत जिसमें सत्ता का संचालन एक प्रकार से राजशाही तानाशाही शासन व्यवस्था के अंतर्गत किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया है चीन का, जहां साम्यवादी व्यवस्था है, और उत्तरी कोरिया जहां अधिनायक तंत्र है, उत्तरी कोरिया। तो वहाँ की राज व्यवस्था को आमंड ने किसके अंतर्गत रखा था? सर्वाधिकारवादी के अंतर्गत रखा था। इसके अलावा अनेक अन्य विद्वान भी हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति के अपने अपने हिसाब से अनेक प्रकार बताए हैं, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहले फाइनर के अनुसार। फाइनर ने जो राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार बताए थे वो सैन्य आधार पर बताए थे। फाइनर के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति के जो प्रकार बताए थे वो 3 बताए थे फाइनर ने, और उन्होंने जो आधार लिया था वो लिया था सैन्य, यानी सैन्य आधार पर। जिसमें जो ये फाइनर है, इन्होंने अपनी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो 3 प्रकार बताए थे वो बताए थे, एक तो परिपक्व और एक विकसित और एक निम्न। यानी जो ये 3 प्रकार बताए थे फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के, उसमें एक बताया था परिपक्व और एक बताया था विकसित और एक बताया था निम्न स्तरीय। जिसमें यह स्पष्ट किया गया जो परिपक्व है उसके अंदर जो सैन्य सत्ता का जो प्रभाव है वो सबसे कम रहेगा, जो विकसित हैं उसके अंदर उससे थोड़ा ज़्यादा होगा और निम्न में और ज़्यादा होगा। कहने का भावार्थ हुआ परिपक्व को छोड़कर इन दोनों में क्या होगा? सैन्य सत्ता का प्रभाव ज़्यादा होगा। इसी के बाद जो आगे एक अन्य विद्वान हुए हैं वाइसमैन, उन्होंने भी इस राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए थे, संकुचित, पराधीन और सहभागी। वाइसमैन
वाइसमैन ने भी राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार बताए थे। एक तो बताया था पराधीन, सहभागी और एक बताया था संकुचित, यानी संकुचित संकीर्ण हो गया, पराधीन दूसरे के अधीन हो गया और एक हो गया सहभागी जिसमें सहयोग की बात की गई है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं आमंड व वर्बा की, जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति के सामाजिकरण की बात की थी। आमंड व वर्बा ने जो राजनीतिक संस्कृति है उसके सामाजिकरण की बात की थी। राजनीति संस्कृति का सामाजिकरण, और आमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के सामाजिकरण के अंतर्गत ये बताया कि राजनीतिक सामाजिकरण के लिए वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जो मूल्य हैं, उनके भाव हैं, उनकी मनोवृत्ति है, उसके जो विश्वास हैं, उनका जो राजनीति के प्रति दृष्टिकोण है, उसमें आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है और आगामी भावी पीढ़ियों में वो क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये बात आती है, वो आती है राजनीतिक संस्कृति का राजनीतिक सामाजिकरण कैसे हो रहा है उसके अंदर। इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो वो देखते हैं कि ये राजनीतिक संस्कृति में अपन ने पढ़ा कि राजनीतिक संस्कृति में मनुष्य के जो व्यवहार हैं, उनके जो भाव हैं, उनके जो मनोवेग हैं, उनका जो राजनीति के प्रति दृष्टिकोण है, उनका अगर अध्ययन किया जाता है, उसके अनुसार अगर राज्य व्यवस्था की स्थापना की जाती है तो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है। ये सब की सब बातें जो अपने सामने आई थी वो आती है राजनीतिक संस्कृति के महत्व में। अपन से राजनीतिक संस्कृति का महत्व भी पूछा जा सकता है कि ये राजनीतिक संस्कृति की जो अवधारणा है वो क्यों अस्तित्व में आई, उसका महत्व क्या है। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो मनोवेग है, मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग सत्ता का संचालन किया जाए तो वहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या होगी, अस्थायी होगी। और जहाँ पर लोगों के मनोवेगों को नहीं समझा जाएगा, वहाँ के लोगों के भाव नहीं समझे जाएंगे, वहाँ के लोगों के राजनीति के प्रति दृष्टिकोण नहीं समझे जाएंगे, वहाँ के लोगों का राजनीतिक व्यवहार अगर नहीं देखा जाएगा तो वहाँ पर एक स्थायी लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। इसका अध्ययन अपन जो राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न अभिकरण हैं, जो साधन हैं, इसके माध्यम से अपन पढ़ चुके हैं। क्योंकि अपन अच्छे से इतिहास के अंदर देखा था कि राजनीतिक संस्कृति में अपने को इतिहास से ही ये पता चलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जहाँ एक तरफ राजनीतिक संस्कृति उपागम के अकॉर्डिंग जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की गई थी वो राज व्यवस्था स्थायी रही, और जहाँ पर राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम के अकॉर्डिंग लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई थी, जैसे यूरोपियन देशों में जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, वहाँ की राज व्यवस्था क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो इन तथ्यों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक उदारवादी लोकतांत्रिक और सामंजस्यकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए जहाँ पर ये राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम के तहत इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जाती है वो क्या रहती है, स्थायी रहती है। ये सब बातें किसके अंतर्गत आती है, राजनीतिक संस्कृति के महत्व के अंतर्गत आती है। तो आज ये लेसन अपना कंप्लीट होता है राजनीतिक संस्कृति। आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।